हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट डे हमने कॉलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कॉलम्स लॉ को इन केस ऑफ ए सीजीएस सिस्टम, जो हमने कल चेक किया था वो एक एसआई सिस्टम के अंदर चेक किया था स्टूडेंट। तो अब हमें कॉलम्स लॉ को इन ए सीजीएस सिस्टम चेक करेंगे। कॉलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस का मीनिंग स्टूडेंट हमने +1 के अंदर आपके सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। एसआई केस, जिसको हम एमकेएस बोलते हैं भाई, एमकेएस। हमारी जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है स्टूडेंट, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास और टाइम, उनको जब हम मेजर करते हैं तो उनके लिए जो यूनिट ली, एम मीन्स यहाँ पे भाई मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकंड। इनके जो एमकेएस का मीनिंग है यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस को यानी कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया है। जो इसकी स्मॉलर यूनिट है सीजीएस। सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स सेकंड। यानी कि लेंथ को हमने किस में माप लिया भाई, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो ये स्मॉलर यूनिट है हमारी जो सीजीएस सिस्टम है। यानी कि जो सीजीएस यूनिट लेके चलते हैं वो एक स्मॉलर केस है हमारा। तो हमने जो एसआई केस में कॉलम्स लॉ के लिए इक्वेशन पढ़ी थी भाई, एज F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई RA स्क्वायर आया था स्टूडेंट हमारा। अब जब हम बात सीजीएस सिस्टम की करते हैं तो उसके लिए जो हमारी K वैल्यू है स्टूडेंट, इज इक्वल 1 बाई K इन सीजीएस सिस्टम। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था हमारा, स्मॉल के लेके चलेंगे स्टूडेंट हम, इज इक्वल क्या आ जाएगा 1 बाई के। तो इसकी जगह पे पुट करो आप, जो F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आया था हमारा, यहां पे हम डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट यूज करेंगे भाई। तो इन केस ऑफ ए मीडियम, इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए भाई F M पुट कर दें, इज इक्वल 1 बाई के Q1 Q2 बाई RA स्क्वायर। तो एफ एम किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, 1 बाई के Q1 Q2 बाई RA स्क्वायर। इन वैक्यूम केस में भाई K इज इक्वल 1। जो सीजीएस सिस्टम है हमारा, सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू 1 के इक्वल होती है भैया, क्योंकि हम यहाँ पे एक सीजीएस केस पढ़ रहे हैं। तो सीजीएस केस में वैक्यूम अगर लेके चलते हैं तो K की वैल्यू 1 है। तो F A का मीन क्या है पे, फोर्स इन वैक्यूम या फोर्स इन एयर। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, Q1 Q2 बाई RA स्क्वायर। तो यहां से हम स्टूडेंट FA और FM को डिटरमाइन करते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाए भाई हमारी, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली भाई, ये इक्वेशन है सेकंड मान ली। तो FA बाई FAM, FA बाई FAM, तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू में भाई K R स्क्वायर बाई Q1 Q2 कैंसल। तो K किसके इक्वल आ जाएगा भाई हमारा, FA बाई FAM। इनकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भाई इन केस ऑफ ए सीजीएस सिस्टम, क्या डेफिनेशन दोगे भाई, it is defined as the ratio of
किस किस का रेशो भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charged particles separated by a certain distance in vacuum to the medium. Hence, dielectric constant is defined as the ratio of electrostatic force between two charged particles separated by a certain distance in vacuum to the force in any medium. यानी कि जो K है हमारा वो किसके इक्वल आ गया भाई? वैक्यूम केस में जो फोर्स है और मीडियम केस में जो फोर्स है उस दोनों का एक रेशो हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा इन केस ऑफ ए सीजीएस सिस्टम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K था हमारा इज इक्वल क्या होता है भैया? 1/K इन ए सीजीएस सिस्टम। तो बात करें जब हम किसी मीडियम के लिए तो इस K की जगह पर हमने 1/K पुट कर दिया भाई। तो FM मीडियम के बारे में इसकी जगह पे 1/K ये चीज एडजेक्टिव Q1 Q2 by R²। ये तो किसी भी मीडियम के लिए होगा। और जब बात करें हम वैक्यूम में तो वैक्यूम के अंदर इन सीजीएस सिस्टम K की जो वैल्यू है भाई 1 होती है। K is equal 1 in a सीजीएस सिस्टम। तो जब K की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया, M की जगह पे A रख दिया या वैक्यूम भी पुट कर सकते हो भाई। तो क्या आ जाएगा? FA is equal Q1 Q2 by RA²। दोनों इक्वेशन होगी तो हमने यहाँ से इनका रेशो चेक किया FA by FM। तो क्या रह जाएगा? K। तो K की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से FA by FAM स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन दोगे भैया। जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आ गया भाई? एक रेशो है। किस किस का रेशो बने भाई? FA by FAM। FA by FM means electrostatic force exerted between two charged particles separated by a certain distance in a vacuum to the in a medium। जब वो वैक्यूम में प्रेजेंट है और ए मीडियम में प्रेजेंट है उस टाइम पे जो फोर्स एक्सर्ट होंगे उन दोनों का रेशो होता है। तो यहां से हम के डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और प्रत्येक मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है वो डिफर करती है भैया। और इसके ऊपर टेम्परेचर का भी इफेक्ट आता है। As the temperature increases, the value of dielectric constant decreases। तो क्वेश्चन बनाएंगे हम व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है भैया? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस। आंसर लिखो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस। वैल्यू है जो हमारे वो डिक्रीज करते जाएंगे भैया। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर के लिए लेके चले, फॉर एग्जांपल
फॉर वाटर केस लिया भैया एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो के की वैल्यू है हमारी वो होती है भैया 80। एट 20 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ के 80। इट इज ए यूनिटलेस, क्योंकि एक नंबर है आपका, यहां से आप फोर्स केस में चेक कर लो भाई, दोनों फोर्सेज है तो कैंसिल कर देंगे, यूनिट नहीं आएगी। इट इज ए यूनिटलेस, एक नंबर है। तो वाटर के लिए 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80 आ गई। एट 25 डिग्री सेल्सियस भाई, जब हमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ के 78.5, इनके जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, इसकी वैल्यू क्या करेगी भाई, डिक्रीज करती जाएगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में हमने कॉलम्स लॉ को डिस्कस किया स्टूडेंट, इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने +1 के अंदर जो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर पढ़े थे 4, उनके अंदर भी आई थी वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे लेके चलेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलम्स lying in electrostatic, characteristics of columns law। जो कॉलम्स लॉ है भाई, उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे। फर्स्ट है भाई, जो कॉलम्स लॉ में फोर्स एक्ट हुआ भैया, वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे द फोर्स lying along a line, the force, that is the force acting along the line joining these charged particle। जिस लाइन के अलोंग भाई, जैसे मान ले भाई हम ये ले लिए वो दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, तो ये लाइन होगी ना, तो फोर्स भी इसी के अलोंग लगेगा भाई। अगर मान ले भाई हम एक ये लेंगे एक ये लेंगे Q1 Q2, तो अब ये लाइन होगी ना इनके लिए, तो भी इसके अलोंग लगेगा। इसको बोलते हैं भैया सेंट्रल फोर्स। सेकंड है भाई, इट इज अट्रैक्टिव as well as repulsive in a nature। दोनों केस है भाई, अट्रैक्टिव एज वेल एज ए रिपल्सिव इन ए नेचर। थर्ड है भाई, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। हमने एस इक्वेशन पढ़ी थी भाई, F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई RA स्क्वायर। तो यहां से डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है स्टूडेंट इसका, F इज इनवर्सली टू RA स्क्वायर। इसको बोलते हैं भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट ओबेज ए इनवर्स स्क्वायर ए लॉ। इट इज टू बॉडी के बीच में जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरेक्शन केस में है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। इट इज ए स्फेरिकली सिमेट्रिकल in a nature, spherically symmetrical in a nature। इसका
इसका मीनिंग क्या है भैया, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज इट इज ए फंक्शन ऑफ ए डिस्टेंस। डिस्टेंस के फंक्शन देखो यहां से ये था, अब जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी जो फोर्स वैल्यू है हमारी वो डिक्रीज करती जाएगी, मींस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। स्फेरिकल केस है, सिमेट्रिकल बॉडी को जैसे एक स्फीयर हो जाएगा तो प्रत्येक पॉइंट जो है सरफेस के ऊपर इक्वी डिस्टेंस होगा ना सेंटर से, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी भैया, तो वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉलम से ला। अब हम इसके लिए यूनिट डिस्कस करेंगे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा है उसके लिए यूनिट क्या होगी आपकी। अब हमने जो कॉलम्स ला डिस्कस किया स्टूडेंट, उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की है कि जो फोर्स एक्ट होता है दोनों चार्ज पार्टिकल में उसकी डायरेक्शन क्या है। क्या आपने जो वैल्यू यहां पे लिखी थी हमने F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई RA स्केयर, ये लिखी थी भैया, क्या यहां से इस फोर्स की जो डायरेक्शन है Q1 और Q2 के अकॉर्डिंग पता चली आपको भाई Q1 से Q2 की तरफ लगा है या Q2 से Q1 के तरफ लगा, इस चीज का पता नहीं ना, तो हम यहां से इसकी वेक्टर फॉर्म निकालेंगे स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है स्केलर्स और वेक्टर के बारे में, स्केलर में सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड का पता होता है, तो यहां पर जो ये फोर्स दिया ना ये खाली एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है भाई हमारी, और यदि उस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर दी जाए तो वो कैसे क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहां से हम एक वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे, कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म, कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म। देखो लेट टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस से R। दो चार्ज पार्टिकल लिए भाई हमने Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने R अज्यूम कर दी। अब दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे भाई, Q1 Q2 के ऊपर और Q2 Q1 के ऊपर, तो F12 का मीनिंग क्या है भाई, यहाँ पे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मींस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 बाई, तो F21 क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका फोर्स ऑन ए Q2 ड्यू टू Q1, Q1 के का R12 यूनिट वेक्टर। जो हमने ये कैप लगाई है स्टूडेंट, इसको आप क्या बोलते हो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है भाई, डायरेक्टेड फ्रॉम में जो ये R है हमारी डायरेक्शन है वो क्या बता रही है कि जो उसकी डायरेक्शन है वो किससे किस साइड हो जाएगी भाई, 1 से 2 की तरफ। जब हम R12 या 21 लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, दे डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 to Q2, और R21 का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, दे डायरेक्टेड फ्रॉम ए Q2 to Q1 की तरफ। सो F12 भाई, तो जो हमारी फोर्स वैल्यू थी F किससे इक्वल थी भाई, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था ना, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्शन नहीं पता थी तो हमने यहाँ पे F12 पुट किया है, तो F12, तो F12 क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, बताओ शाबाश, सिर्फ उसके अंदर आपने डायरेक्शन पुट की है, तो K Q1 Q2 बाई RA स्क्वायर एज इट इज भाई। ये चीज जो थी ना
ये हमने एज इट इज रख ली। अब इसका यूनिट वेक्टर बता दो। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड कंपोनेंट है, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। अब F12 का मीनिंग क्या है भाई? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन Q1 के ऊपर फोर्स है, किसके कारण भाई? Q2 के कारण। तो इस Q2 ने इस साइड आना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। जो डायरेक्शन फोर्स हम किसी भी बॉडी को उठाते हैं भैया, ये हमने यहाँ पे कोई चीज रख दी, इसको यूं उठाने के लिए जाना है, लिखने के लिए मैंने बोर्ड की तरफ यूं जाना है, तो मेरी डायरेक्शन कंपोनेंट ये होगा ना। आपने बेंच के ऊपर कोई बुक रखी है, आपकी टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है, उसको उठाना है स्टूडेंट, तो आपने उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 2 है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? R21 यूनिट वेक्टर 1 के ऊपर लगाया है, तो इसने इस साइड जाना पड़ेगा भाई। तो यहां से इसका जो डायरेक्शन कंपोनेंट है 2 1, तो फोर्स डायरेक्शन ये होगी भाई F1 2। इस केस में भाई F2 1, तो इसका डायरेक्शन कंपोनेंट क्या हो जाएगा? R1 2 यूनिट वेक्टर। ये के लिए स्टूडेंट डायरेक्शन कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे। तो F12 वैल्यू आ गई हमारी। सिमिलरली F21 क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर भाई। ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई यूनिट वेक्टर केस में, देखो जो आपका R12 है और R21 है वो कैसे है भाई? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हियर R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल -R21। भाई ये जो डिस्टेंस है तो सेम है, यानी कि R12 और 21 जितनी Q1 ने Q2 तक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उतनी तो Q2 ने Q1 तक करनी है, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी है स्टूडेंट? अपोजिट है। अपोजिट है तो साइन कैसा ले दो? माइनस ले दो। तो जहां पे आपका 1 2 है, आप वहां पे क्या लिख सकते हो भाई? -2 1 लिख सकते हो। जैसे ये केस आपका, तो R12 हो गया, तो इसकी जगह पे ये लिख दिया। सो F21 इज इक्वल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर एज इट इज। इसकी जगह पे भाई हमने ये रख दिया -R21 यूनिट वेक्टर, यानी कि F21 इज इक्वल, ये साइन आगे आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। तो अब देखो भाई ये जो वैल्यू है आपकी किसके इक्वल आई? F1 2 के इक्वल हो जाएगी ना। तो F21 इज इक्वल क्या आ गया भाई? माइनस साइन F12। तो जो हमारा कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म है ना, वो किसको ओबे करेगा भाई? न्यूटन के थर्ड लॉ को। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है हमें? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस जितना बॉडी ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगी उतना ही बॉडी बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो F21 इज इक्वल माइनस F12। तो हमारा जो कॉलम्स लॉ है वो किसको कंसीडर करता है भैया? न्यूटोनियन इन नेचर। कॉलम्स लॉ कंसीडर्ड एज न्यूटोनियन इन नेचर। मीन्स न्यूटोनियन इन नेचर का मीनिंग क्या होगा भाई? कि न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, तो इसलिए हम इसको न्यूटोनियन इन नेचर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो ये था हमारा कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसके अंदर आप डायरेक्शन बताओगे भाई। जो वेक्टर फॉर्म है हमारी वो हमें क्या बताती है? डायरेक्शन
भाई जो फोर्स एक्ट होंगे हमारे दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में वो किस डायरेक्शन में लगेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट ऑफ ए चार्ज। यहां से हम यूनिट निकालेंगे भाई इसकी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम यूज कर रहे हैं उसके लिए यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ चार्ज। तो एच वी नो F इज इक्वल बाई के Q1 Q2 बाई और इसके ये वैल्यू आ गया हमारी। अगर हम अज्यूम करके चले भाई कि यहाँ पे जो Q1 और Q2 है, लेट Q1 इज इक्वल Q2 इज इक्वल Q, जो दोनों चार्ज हैं वो सेम मान लिए भाई हमने। F फोर्स कितना मान लिया भाई हमने इनके बीच में, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन बाई आर। डिस्टेंस कितनी मान के चल पड़े भाई हम, 1 मीटर, इतने कूलम। तो यहां से आपका जो k की वैल्यू है पता भाई हमें, तो इसमें अगर पुट करें तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 9 इज इक्वल k बाई 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू में Q1 Q2 बाई Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर बाई 1, तो कैंसिल ही आपका, तो Q स्क्वायर इज इक्वल 1, तो Q किसके इक्वल आ जाए भाई, प्लस माइनस 1। तो Q की जो वैल्यू है हमारी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। यानी कि जो चार्ज हमारा उसके लिए जो SI यूनिट है वो क्या आ जाएगी, कॉलम्स। इट्स SI unit is columns represented by C। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, हमें C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से आप 1 कूलम को डिफाइन करोगे भाई, क्या आ जाएगा भाई 1 कूलम, बताओ शाबाश। अगर हम कोई दो इक्वल चार्ज अज्यूम करके चले, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस से 1 मीटर, देन दे एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। अगर वो दोनों चार्ज पार्टिकल एक 9 इंटू 10 की पावर 9 का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स, जो चार्ज था स्टूडेंट्स, वो कितना था, 1 कूलम का था आपका। तो यहां से आप इसकी स्टेटमेंट बनाओ भाई, इट इज डिफाइंड एज, इट इज ए डिफाइंड एज चार्ज विच repel is similar another charge separated by a distance of 1 meter in vacuum with a force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। तो भाई जो 1 कूलम चार्ज है वो कब बनेगा, जब हम कोई दो सिमिलर चार्ज लेके चलें सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, और तब वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो भाई, 9 into 10 के पावर 9 का। तो जो फोर्स है हमारा, जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एक्सर्ट हुआ है ये, इसके कारण हम उसको जो चार्ज एक्वायर किया हुआ था वो कितना मानेंगे भाई, 1 कूलम अज्यूम करके चलते हैं स्टूडेंट। तो हम इसके लिए अब ये जो हमारी एक यूनिट है वो लार्जर यूनिट है, तो इसके लिए जो स्मॉलर यूनिट है भाई वो क्या आ जाएगा, मिली कूलम, यानी कि स्मॉलर यूनिट्स। मिली कूलम, मिली किसके इक्वल आ जाएगा फ्रेंड,
10⁻⁻3 माइक्रो भाई माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 नैनो भाई 10⁻⁻9 पिको भाई 10⁻⁻12। तो ये इसके लिए स्मॉलर यूनिट हो जाएंगे, यानी कि जो कूलम यूनिट है ना वो एक लार्जर यूनिट है। और नॉर्मली 1 कूलम किसके इक्वल होता है स्टूडेंट हमारा, अगर हम बात करें फोर्स के लिए, अब इतना अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, जैसे यदि कोई बॉडी इतने फोर्स को एक्सपीरियंस करती है तो जो चार्ज अमाउंट है ना इज इक्वल टू वेट ऑफ 130 लाख से पीपल, यानी कि जो 130 लाख पीपल है ना लोग हैं उनके वेट के इक्वल होता है। नॉर्मली वन कूलम इज इक्वल टू वेट ऑफ 130 लाख पीपल, दैट इज 10⁻⁹ kg। जो वेट आएगा स्टूडेंट हमारा वो किसके इक्वल ले लिया हमने, नियरली 10⁻⁹ kg। जब फोर्स कितना लग रहा है भाई 9 × 10⁻⁹, तो इतना हेवियर होता स्टूडेंट 1 कूलम भाई, जो 130 लाख पीपल हैं उनके वेट के इक्वल आ जाएगा, दैट इज नियरली 10⁻⁹ kg। तो 1 कूलम एक वेरी लार्ज यूनिट है चार्ज के लिए, जिसका जो अमाउंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा 10⁻⁹ kg, जो वेट 130 लाख पीपल्स का बनता है उसके इक्वल होता है स्टूडेंट। तो ये तो थी हमारी इन केस ऑफ कूलम। अब जो हम यूनिट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फॉर्म में और EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, यानी कि ये SI सिस्टम में था हमारा केस। अब हम इसको CGS सिस्टम के अंदर चेक करेंगे। इन CGS सिस्टम तो SI केस में भाई चार्ज के लिए यूनिट क्या है हमारे 1 कूलम, यानी कि कूलम आ गई, और जो कूलम है वो एक वेरी लार्ज यूनिट भी होगी थी। अगर आप क्वेश्चन बनाए भाई यहां से भाई जो 1 कूलम है वो कितने पीपल्स के वेट के इक्वल होता है, हाउ मैनी पीपल वेट is equal to 1 कूलम चार्ज। कितने पीपल्स का वेट, कितने लोगों का जो वेट स्टूडेंट है वो 1 कूलम चार्ज के इक्वल होगा। तो कितना आ गया था स्टूडेंट हमारा आंसर 130 लाख पीपल्स, 130 लाख पीपल का, और वो नियरली किसके इक्वल आएगा भाई, नियरली 10⁻⁹ kg के इक्वल होता है हमारा। तो बहुत लार्जर यूनिट होगी, इतना चार्ज हम अफोर्ड नहीं कर पाते स्टूडेंट, तो हम मोस्टली जो स्मॉलर यूनिट है यानी कि जो CGS यूनिट है वो इसके लिए पुट करके चलते हैं। तो हम यहाँ से CGS सिस्टम में चेक करेंगे भाई, जो चार्ज है हमारा CGS केस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ESU या स्टेट कूलम के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। इन CGS its unit is state coulomb और electrostatic unit that is ESAU स्टूडेंट। तो जो हमारा चार्ज है SI केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है भैया, इनमें SI चार्ज ऑन ए
इलेक्ट्रॉन, बताओ शाबाश, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि जो एसआई केस है हमारा, उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना स्टूडेंट हमारा, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है स्टूडेंट हमारी इन ESU, यानी कि जो सीजीएस सिस्टम हो गया, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो स्टूडेंट हमारा चार्ज होता है वो होता है माइनस 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम। यानी कि जो चार्ज वैल्यू हमारी, सॉरी कूलम नहीं, कूलम तो ऐसा ही कैसे हो जाएगा, ESAU स्टूडेंट। तो SI केस में ये आ गया हमारा चार्ज, और ESU केस में ये आ गया। ये इक्वेशन है 2 मान ली भाई, डिवाइड करो इन दोनों को, डिवाइडिंग 2 by 1 वी गेट, तो क्या आ जाए स्टूडेंट हमारा, माइनस 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 अपॉन, यानी कि 1 कूलम हो जाएगा ना इस साइड, इसको इस साइड लेंगे भाई हम, ESAU अपॉन माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 भाई, कैंसल 3, तो 1 कूलम इज इक्वल कितना आ गया भाई, 3 इंटू, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 3 इंटू 10 के पावर 9 ESAU, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे। यानी कि जो 1 कूलम है वो किसके इक्वल आ गया भाई, 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU या स्टेट कूलम के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, जैसे ये तो हमारी कौन सी होगी भाई, स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगी ना, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसको हम EMAU के नाम से जानते हैं भैया, वो किसके इक्वल होता है हमारा, 10 कूलम, 10 कूलम। अगर 10 कूलम है तो ये क्या हो जाए भाई, 3 इंटू 10 की पावर 10। देखो स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो 1 कूलम है वो किसके इक्वल है, 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU है, तो 10 ये किसके इक्वल आ जाएगी, एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो 3 इंटू 10 के पावर 10 ESAU, फिर ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारी जो कोलम्बिक यूनिट है, और यहां से हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, ये दोनों हमारे सीजीएस सिस्टम हो जाएंगे। और जो SI केस स्टूडेंट हमारा वो क्या है थी, कूलम। और कूलम केस में आप उसको मिली कूलम में, माइक्रो कूलम में, पिको कूलम के अंदर मेजर करोगे स्टूडेंट। और 1 मिली है तो 10 की पावर माइनस 3, माइक्रो है तो स्टूडेंट 10 की पावर माइनस 6, पिको है तो 10 की पावर माइनस 12 स्टूडेंट्स। तो जो सीजीएस सिस्टम था जिसमें हम क्या लेके चलते हैं भाई, स्टेट कूलम या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESAU होता है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उसमें जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है स्टूडेंट हमारा, माइनस 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट स्टूडेंट वो क्या आते हैं भैया, 10 कूलम। अब 1 कूलम ये है तो 3 से और मल्टीप्लाई करो इसको इंटू 10 के पावर 9 से, तो 3 इंटू 10 के पावर 10 ESAU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब चेक करेंगे स्टूडेंट हम कॉलम्स फॉरस बिटवीन चार्ज इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। columns for us between two charged particles
in terms of position वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में स्टूडेंट हमको सोल्व करके आएंगे। भाई कैसे हम अगर कोई डिफरेंट चार्ज पार्टिकल लेके चलते हैं, देखो let two charge particles lies in a xy plane। एक प्लेन के अंदर ले लिए भाई, जिनकी जो पोजीशंस है लेट ए Q1 लेट ए Q2 A एंड B, ये दो चार्ज पार्टिकल लिए भाई हमने ए बी हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2। लेट द पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन से RA1 पे है भाई, ये हमने मान लिया RA2 के ऊपर, ये इन दोनों की हमने पोजीशन दे दी भाई। अब जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें भाई, लेट दिस, ये ले ली भाई, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो एक डायरेक्शन ये हो जाए F1 2 के लिए, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी फ्रेंड F2 1 के लिए। तो अब हमारी जो पोजीशन है R वो किसके इक्वल आ जाए भाई, यहां से 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो R2 1 यूनिट वेक्टर, यहां से इधर आएंगे तो R1 2 यूनिट वेक्टर। डायग्राम क्लियर है? दो चार्ज पार्टिकल लिए हमने AB having charge Q1 and Q2 placed in xy plane at a position vector R1 and R2, that is here OA is equal क्या ले लिया भाई हमने RA1, O से A मान लिया R1, OB क्या ले लिया भाई हमने RA2, ये ले ली भाई हमने OB। तो जब ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा कॉलम्स लॉ F12, तो F12 क्या होगा स्टूडेंट हमारा, बताओ यहां पे क्लियरली, या 1 2 निकालो या फिर आप 2 1 निकालो स्टूडेंट। तो F21 अगर आप चेक कर रहे हो तो क्या आ जाए भाई, बताओ शाबाश, क्या था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 2 से 1, तो A B वेक्टर क्वांटिटी 2 8 से स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड था ना, तो डायरेक्शन कंपोनेंट क्या आ जाए भाई R1 2 यूनिट वेक्टर। तो हमने यहां से स्टूडेंट ए बी को चेक करना है भैया, तो ए बी क्या आ जाए भाई हमारा यहाँ पे ए बी। देखो स्टूडेंट ये आपकी एक ट्रायंगल बन गई ओ ए बी, हम ओ से ए से बी जा रहे हैं क्योंकि जो फोर्स एक्ट किया हमने वो क्या किया भाई ए से बी में किया है, तो आपकी डायरेक्शन कंपोनेंट ये हो गई। तो यहां से आप ए से बी की तरफ यू आ रहे हो, तो ये बात हो गया आपका। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल होता है। ट्रायंगल लॉ क्या बताता है भाई आपको कि जो सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट हैं उनका सम, तो सेम डायरेक्शन कंपोनेंट क्या हुए भाई ओ ए और ए बी, यानी कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई ओ बी ए। तो यहां से आप लिखोगे according to triangle law of vector addition, जो हमारा वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ था वो क्या बताता है भैया, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो क्या है स्टूडेंट हमारा ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल ओ बी। हमने चाहिए क्या भाई यहां से ए बी को चाहिए, तो ए बी इज इक्वल क्या आ जाएगा ओ बी माइनस में ओ ए, तो ओ बी कितना भाई हमारा
RA2 माइनस में OA कितना भाई RA1, तो A भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे R2 माइनस में RA1, R2 माइनस RA1। अब अगर हम इस क्वांटिटी को भाई R1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि R से ही मल्टीप्लाई करें और R से ही डिवाइड करें, तो F21 इज इक्वल क्या आ जाए भाई K Q1 Q2 बाई इस AB की जगह पर ये पुट कर दें R2 माइनस R1 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। तो इस केस में स्टूडेंट्स जो R12 केस है हमारा वो क्या है R21 का है। अगर हम इसको R से मल्टीप्लाई करें और R से ही डिवाइड करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय R। अगर हम बात करें भाई मैग्नीट्यूड फॉर्म की ऑन ए राइट साइड, अगर इस क्वांटिटी को तो क्या आ जाए भाई आपका F21 इज इक्वल K Q1 Q2 बाई, यहां पर तो सेम वर्क हो जाएगा इसके लिए, तो ये आ गया आपका R2 माइनस RA1 क्यूब बाई। ऊपर क्या बन जाएगा भाई एक यूनिट वेक्टर पढ़ा था भाई आपने, यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर n कैप is equal a vector quantity to its a magnitude। क्या बनता है भैया एक वेक्टर क्वांटिटी टू इट्स ए मैग्नीट्यूड और सिंपली अप। तो हम इसको इस साइड लेके आए भाई, तो ये आ गया आपका वेक्टर R इज इक्वल यूनिट वेक्टर इनटू में RA वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो स्टूडेंट हमारा ये था, इसको हमने R वेक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो नीचे तो क्यूब हो गया ना, ऊपर क्या आ जाएगा भाई वेक्टर R आ जाएगा। और ये वेक्टर R इस फॉर्म में किसके इक्वल है भाई R2 माइनस R1, R2 माइनस RA1। तो ये आ जाएगी भाई हमारी कॉलम जो हमारा इन फॉर्म ऑफ ए पोजीशन वेक्टर है। और यदि आप जैसे हमने 2 1 निकाला है 1 2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई 1 2 केस में देखो स्टूडेंट K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 हो जाएगा, क्यों R1 माइनस में R2, सिर्फ जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी स्टूडेंट। दिस इज द columns force between two charged particle in terms of a position a vector student। तो आपने यहां तक करना है इसको। अगर आप लॉ को भी एप्लीकेबल करना चाहते हो भाई कि आपका कॉलम्स लॉ जो है थर्ड लॉ को भी करेगा या नहीं, तो सिमिलरली क्या आ जाए आपका F12 इज इक्वल K Q1 Q2 बाई यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट R1 माइनस RA2 क्यूब, ऊपर भाई R1 माइनस में RA यह है ना। तो अगर हम यहां से इसको चेक करें भाई माइनस कॉमन निकाल के लेके आए, तो माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा वही फिर आपके फॉर्म आ जाएगी। अब यहां से देखो माइनस निकलेगा तो ये तो एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है तो स्टूडेंट क्या रहेगी ये पॉजिटिव आएगी। तो ये क्या बन जाए आपका माइनस साइन में F12 इज इक्वल माइनस F21। दिस इज द न्यूटन से थर्ड लॉ। न्यूटन का जो आपका थर्ड लॉ था स्टूडेंट वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक करना स्टूडेंट आपने कॉलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, यूनिट वेक्टर फॉर्म में,